हावड़ा ब्रिज ये सिर्फ एक पुल नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो लोहे से नहीं बल्कि आग, इतिहास और जिद से गढ़ी गई है। आइए आज इसकी इसी अविश्वसनीय कहानी को जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक पुल, एक ब्रिज वर्ल्ड वॉर II में इतना बड़ा मिलिट्री टारगेट कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। जरा सोचिए, साल है 1942, कलकत्ता का आसमान, रात का अंधेरा और उस अंधेरे को चीरती हुई हवाई हमले की सायरन की आवाज। ऊपर जापानीज बॉम्बर प्लेन्स मंडरा रहे हैं और उनका निशाना क्या था? कोई मिलिट्री बेस नहीं, कोई हथियार का कारखाना नहीं, बल्कि हुगली नदी पर शान से खड़ा एक विशालकाय स्टील का ढांचा, हावड़ा ब्रिज। लेकिन इस पुल पर बम क्यों गिर रहे थे, ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये पुल बना ही क्यों था। इसकी कहानी तो वर्ल्ड वॉर से भी कई साल पहले शुरू होती है। ये कहानी है एक शहर की, जिसे एक नदी ने 2 टुकड़ों में बांट दिया था और इस शहर को एक जीवन रेखा की सख्त जरूरत थी। देखिए, एक तरफ था कलकत्ता, ब्रिटिश इंडिया की राजधानी, पावर का सेंटर, दुनिया भर से व्यापार का गढ़, और नदी के ठीक दूसरी तरफ था हावड़ा, रेलवे का बड़ा हब, जहां सारी फैक्ट्रियां थीं, जहां से सारा इंडस्ट्रियल काम होता था। मतलब एक तरफ दिमाग था तो दूसरी तरफ शहर की धड़कन। इन दोनों को जोड़ना तरक्की के लिए बेहद जरूरी था, पर बीच में जो थी वो थी हुगली नदी। अब हुगली पर पुल बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। सबसे पहली मुश्किल, ये एक टाइडल रिवर थी, मतलब ज्वार भाटे की वजह से पानी का लेवल हर कुछ घंटे में ऊपर नीचे होता था। दूसरी दिक्कत थी नदी की तलहटी, वो पूरी की पूरी गहरी दलदली गाद से भरी थी, मतलब नींव बनाना लगभग नामुमकिन था। और सबसे बड़ी चुनौती, ये एक बहुत बिजी शिपिंग लेन थी, बड़े बड़े जहाज यहां से गुजरते थे, तो पुल ऐसा बनाना था जो इन जहाजों का रास्ता ना रोके। तो इन सारी मुश्किलों को देखते हुए पहला सोल्यूशन क्या निकाला गया? एक तैरता हुआ पुल। जी हां, एक पॉन्टून ब्रिज। एक बड़ा ही अनोखा जुगाड़ था ये, लेकिन जैसा कहते हैं ना, जुगाड़ लंबे समय तक नहीं चलता। ये एक टेम्पररी फिक्स ही था। तो ये काम कैसे करता था? देखिए, ये पुल फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स पर बना था, तो जैसे जैसे नदी में ज्वार भाटा आता, ये पुल भी पानी के साथ ऊपर नीचे होता था। और जब कोई बड़ा जहाज आता तो कमाल की बात यह थी कि पुल को बीच से खोल दिया जाता था ताकि जहाज निकल सके। उस जमाने के हिसाब से वाकई बहुत क्लेवर डिजाइन था, पर यह लंबे वक्त की रेस का घोड़ा नहीं था। इस तैरते हुए पुल की जिंदगी कह सकते हैं काफी मुश्किलों भरी रही। बनाने के टाइम ही एक जोरदार साइक्लोन आया और एक जहाज से टक्कर हो गई। मतलब शुरुआत ही खराब हुई, और जैसे जैसे कलकत्ता की आबादी बढ़ी, ट्रैफिक बढ़ा, ये बेचारा पुल उस बोझ को और नहीं सह पाया। अब ये साफ हो गया था कि एक परमानेंट सोल्यूशन तो चाहिए ही चाहिए। तो अब एक स्थायी, एक परमानेंट पुल की तलाश शुरू हुई। योजना पर काम भी शुरू हुआ, लेकिन किस्मत देखिए, पहले बंगाल का विभाजन हो गया, फिर वर्ल्ड वॉर I शुरू हो गया और ये सारा प्लान ठंडे बस्ते में चला गया। कई साल बस इंतजार में निकल गए। फिर आया साल 1922। सर RN मुखर्जी की लीडरशिप में एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जो उस वक्त के लिए बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। आइडिया था एक कैंटिलीवर ब्रिज, मतलब एक ऐसा पुल जिसके बीच नदी में एक भी पिलर नहीं होगा। अब ये कैंटिलीवर होता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि पुल को दोनों किनारों से बनाना शुरू किया जाएगा और वो हवा में ही आगे बढ़ते बढ़ते बीच में आकर जुड़ जाएगा। नदी के अंदर कोई खंभा, कोई सपोर्ट नहीं। जाहिर है ये इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा चैलेंज था, पर जहाज़ों के आने जाने की जो समस्या थी, उसका यही एक सॉलिड इलाज था। और बस इसी के साथ शुरू हुआ इस जबरदस्त पुल को बनाने का काम। और ये कंस्ट्रक्शन अपने आप में एक कहानी है, खतरों से भरी, मुश्किलों से भरी, और हाँ, एक बड़े ग्लोबल वॉर के बीच लड़ी गई कहानी। इस काम का स्केल और खतरा कितना बड़ा था, इसका अंदाजा एक घटना से लगाया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन के दौरान एक बहुत बड़ा और भारी ढांचा जमीन पर आ गिरा और वो टक्कर इतनी जोरदार थी कि पास में लगे एक सिस्मोग्राफ ने उसे एक भूकंप की तरह दर्ज किया। सोचिए, एक कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट जो भूकंप जैसा महसूस हो। और यही कहानी में आता है एक बड़ा ही दिलचस्प ट्विस्ट। देखिए, इस पुल के लिए करीब 26,500 टन स्टील की जरूरत थी, और ये सारा स्टील कहां से आना था? ब्रिटेन से। लेकिन तभी शुरू हो गया दूसरा विश्व युद्ध और ब्रिटेन से सिर्फ 3,000 टन स्टील ही आ पाया। अब क्या होता? ऐसे मुश्किल वक्त में भारत की अपनी कंपनी टाटा स्टील आगे आई और बाकी का पूरा यानी 23,500 टन स्टील टाटा ने सप्लाई किया।
ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए इस पुल को एक तरह से भारत की इंडस्ट्रियल ताकत का प्रतीक भी माना जाता है। अब एक और हैरान कर देने वाली बात, क्या ये यकीन होता है कि इस पूरे के पूरे विशाल पुल में एक भी सिंगल नट या बोल्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है? जीरो। तो फिर सवाल उठता है कि ये हजारों टन स्टील आपस में जुड़ा कैसे है? इसका जवाब है एक खास टेक्निक में, जिसे कहते हैं रिवेटिंग। इसमें होता यह था कि स्टील की कीलों यानी रिवेट्स को एकदम लाल होने तक गर्म किया जाता था। फिर उन्हें स्टील प्लेट्स के छेदों में डालकर हथौड़े से पीट कर उनका सिरा चपटा कर दिया जाता था। और फिर जब वो गर्म कील ठंडी होती तो वो सिकुड़ती थी, और इस सिकुड़न से वो स्टील प्लेट्स को इतनी जोर से जकड़ लेती थी कि उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। इसी टेक्निक से पूरा पुल जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब कहानी में वापस उसी जगह लौटते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। साल 1942, वो रात जब ये नया नवेला पुल दुश्मन के बॉम्बर्स के निशाने पर था। उस रात जापानी प्लेन्स ने कई बम गिराए, लेकिन रात के अंधेरे में उनका निशाना चूक गया। एक भी बम पुल पर नहीं गिरा। हावड़ा ब्रिज बच गया, और उसके बचने का मतलब था कि मित्र देशों की एक बहुत ही जरूरी सप्लाई लाइन भी बच गई। कह सकते हैं कि अपनी पहली ही अग्नि परीक्षा में यह पुल पास हो गया था। आज इसी हावड़ा ब्रिज को हम रविंद्र सेतु के नाम से जानते हैं, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में। और ये दुनिया के सबसे बिजी कैंटिलीवर ब्रिजेस में से एक है। हर रोज करीब 5 लाख लोग पैदल और 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां इससे गुजरती हैं। ये आज भी, इतने दशकों बाद भी, कोलकाता की लाइफलाइन बना हुआ है। तो ये है कहानी हावड़ा ब्रिज की, एक ऐसा लैंडमार्क जो पैदा तो हुआ ब्रिटिश साम्राज्य के दौर में, लेकिन जिसकी असली परीक्षा हुई युद्ध की आग में, और जो आज एक आज़ाद शहर के दिल की धड़कन है। इसकी मजबूती हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि जो चीज़ें मुश्किलों की आग में तप कर बनती हैं, वो वक्त के हर इम्तिहान में खड़ी रहती हैं। ये सिर्फ स्टील की कहानी नहीं है, ये मुश्किल हालात में भी टिके रहने की भारत की अपनी कहानी है।